नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ के बजट पर चर्चा करेंगे। कल छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया, छत्तीसगढ़ का बजट 2025-26। तो इसके संपूर्ण प्रावधानों को आज हम देखने वाले हैं। इसके साथ साथ एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान रखने हैं वो सब कुछ भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि वास्तव में बजट होता क्या है। तो बजट एक वार्षिक वित्तीय योजना है जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व और व्यय का अनुमान लगाया जाता है। अर्थात सरकार किस क्षेत्र में कितना व्यय करेगी, कहां से कितना पैसा आएगा, इसका अनुमान लगाया जाता है। ये होता है बजट। और बजट जो है साधारणतः वित्त मंत्री के द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जाता है। अगर केंद्र में देखेंगे तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्य में अगर आप देखेंगे तो विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो हमारे राज्य का जो वित्त मंत्री है कौन है? ओपी चौधरी जी, इसलिए इसको ओपी चौधरी जी ने पेश किया। तो इसके पहले प्रमुख बिंदु देख लेते हैं, है ना। तो प्रमुख बिंदु की हम बात करें तो बजट को कौन पेश किया, कब पेश किया, बजट का थीम क्या था, ये भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि बजट को पेश कब किया गया। 3 मार्च 2025 को। बजट का क्रम, राज्य का 25वां बजट है ना, रजत जयंती का बजट इसे कहा जा रहा है। अर्थात जो राज्य है 2000 में बना था, 25 साल का होने वाला है। तो ये जो बजट का क्रम है बड़ा महत्वपूर्ण है। बजट का ये राज्य का 25वां क्रम है ना। किसने पेश किया? वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी के द्वारा इसे पेश किया गया। और वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने इसको दूसरी बार पेश किया, है ना। ये इनके कार्यकाल का दूसरा बजट है। कुल राशि अगर हम देखेंगे तो 1,65,000 करोड़ रुपए का ये बजट है। और ध्यान देंगे कि पिछले वर्ष की तुलना में कितने परसेंट अधिक, ऐसा पूछा जाए तो 12% अधिक। पिछले वर्ष लगभग 1,47,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। इस साल जो कुल बजट का अमाउंट है 1,65,000 करोड़ रुपए। और ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जब से राज्य बना है अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बजट को एक ब्रीफ केस में लाया जाता है, तो उस ब्रीफ केस के बारे में पूछ दिया जाता है। ये बैग टाइप का जो आपको दिख रहा है, तो ये जो ब्रीफ केस का कलर अगर आप ध्यान देंगे तो लाल कलर का मखमली बैग, ये बैग की खूबी थी, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये जो बजट है पहली बार हस्तलिखित बजट प्रस्तुत किया गया, हाथों से जो है वित्त मंत्री जी के द्वारा इसको लिखा गया है। तो हस्तलिखित बजट खुद वित्त मंत्री ने हाथों से इसे लिखा है और सदन में प्रस्तुत किया। बजट का जो पृष्ठ संख्या है वो 100 पृष्ठों का है ना, 100 पृष्ठों का लिखित ये जो बजट है। तो हस्तलिखित बजट, पहली बार ऐसा हस्तलिखित बजट पेश किया गया, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब अगला है बजट का थीम, मतलब बजट किस पर केंद्रित था। तो बजट जो है गति पर केंद्रित है ना। अब ये गति क्या है, इसका पूरा फुल फॉर्म भी बताया गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था पिछले साल कि ज्ञान थीम पर बजट प्रस्तुत किया गया था। ज्ञान का पूरा फुल फॉर्म भी बताया था, जैसे जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर नारी। इसी तरीके से गति का भी पूरा फुल फॉर्म यहाँ पर बताया गया है। और ये कहा गया कि ज्ञान से हम गति की ओर बढ़ेंगे, है ना। और 2030 तक जो भी लक्ष्य हमने रखा है उसको हम गति से प्राप्त करेंगे, ये ऐसा कहा गया है ना। तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने गति थीम पर बजट पेश किया, साथ ही इसे आस्था का भी प्रतीक बताया। तो ये जो आस्था का मतलब बताया गया, पूरा फुल फॉर्म बताया गया है, और गति का भी पूरा फुल फॉर्म बताया गया है। तो यहाँ पर गति का पहले फुल फॉर्म देख लीजिए। गति में अगर आप देखेंगे तो जी फॉर बताया गया है गुड गवर्नेंस, मतलब सुशासन, है ना। ए फॉर बताया गया है एक्सिलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब होता है आपका अधोसंरचनात्मक विकास, ठीक है। टी फॉर बताया गया टेक्नोलॉजी, मतलब प्रौद्योगिकी। और आई फॉर बताया गया इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मतलब औद्योगिक विकास। तो ये गति का पूरा फुल फॉर्म हो गया। अब आस्था का फुल फॉर्म देख लीजिएगा। आस्था का फुल फॉर्म में ए से बताया गया एस्पिरेशनल, एस से स्ट्रेटेजिक, टी से ट्रांसफॉर्मेशनल, और एच से ऑनेस्ट, और ए से एक्शन। यह बजट हमारे ऑनेस्ट एक्शन की रूपरेखा है, ऐसा आस्था का मतलब बताया गया है ना। अब यहाँ पर गति का पूरा मतलब अगर हम समझेंगे तो बजट का उद्देश्य ज्ञान के लिए गति के माध्यम से आगे बढ़ना। पिछले साल ज्ञान थीम जो बताया गया था, तो उसी ज्ञान थीम के बारे में इस साल ये बताया गया कि उस
को हम गति से आगे बढ़ेंगे और 2030 के जो लक्ष्य हमने पिछले साल पढ़ा था उन सभी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसमें गति लाया जाएगा। तो उद्देश्य क्या है? ज्ञान के गति के माध्यम से आगे बढ़ना, ज्ञान के लिए गति के माध्यम से आगे बढ़ना, है ना। और 2030 के जितने भी लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए अग्रसर होना। अब यहाँ पर जी फॉर सुशासन हो गया, मतलब गुड गवर्नेंस, ATI, इसके अंतर्गत क्या क्या काम किया जाएगा मुख्य रूप से उसको भी बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर जी में बताया गया सुशासन में शासन में सुधार लाया जाएगा, बेहतर सेवा वितरण देने पर काम किया जाएगा। इसके साथ साथ नागरिक सहभागिता को बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उसके भागीदारी को बढ़ाना, नवाचार मतलब इनोवेशन को बढ़ाना, नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण बनाए रखना, एक अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और समावेशी शासन के ढांचे का निर्माण करना। तो ये इस वर्ष के बजट का सुशासन के अंतर्गत एक लक्ष्य है। अगला है अधोसंरचना विकास में तेजी लाना। अधोसंरचना मतलब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। तो जैसे कि आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सड़कों, पुलों, सार्वजनिक परिवहन सहित अधोसंरचना विकास की परियोजनाओं में निवेश को बढ़ाना। प्रौद्योगिकी के अंदर क्या कहा गया है? शासन की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए इस पर ध्यान देना। अगला है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास में ये बताया गया है कि हम नए नए औद्योगिक नीति लाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर इस बार औद्योगिक क्षेत्र में जो बजट है उसको तिगुना किया गया है ना। तो इसमें यही सब बताया गया है कि इस्पात, बिजली उत्पादन, इन सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। उद्योगों को आकर्षित करने के लिए जो भी इसके अंतर्गत काम किया जाने चाहिए सब कुछ काम किया जाएगा। तो ये हो गया आपका औद्योगिक विकास, ठीक है। तो ये हो गया गति का पूरा फुल फॉर्म। अब हम देखेंगे बजट का आकार। तो हमने ये स्टार्टिंग में ये पढ़ लिया था कि 1,65,000 करोड़ का बजट है। कितना? 1,65,000 करोड़ का बजट है। इससे पहले 1,47,000 लगभग 500 करोड़ का बजट था। तो पिछले साल के कंपेयर में इस वर्ष जो है कितना परसेंट बढ़ा है? 12% बढ़ा है। ये आपको पूछा जा सकता है कितना प्रतिशत? 12% बढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे बजट एक नज़र में। तो बजट में यहाँ पर बताया गया कि राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय कितना होगा, कुल प्राप्ति कितना होगा, राजकोषीय घाटा, राजस्व आधिक्य, ये सब कुछ बताया गया। तो अगर आपको ये नहीं पता कि राजस्व प्राप्ति क्या होता है, ये नहीं पता कि पूंजीगत प्राप्ति क्या होता है, तो इसको आप समझेंगे कैसे? तो मैं आपको पहले राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद मैं इस आंकड़े को आपको बताऊंगा, है ना। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं राजस्व प्राप्ति। इसका मतलब होता है रिवेन्यू रिसिप्ट। ये वो धनराशि होता है जो सरकार बिना किसी दायित्व के प्राप्त करता है, मतलब बिना किसी अपने परिसंपत्ति को बेचकर, बिना कहीं से लोन लेकर, जो राज्य सरकार, अभी हम राज्य की बात कर रहे हैं तो राज्य सरकार की हम बात कर सकते हैं या सरकार के हैं, तो सरकार बिना किसी संपत्ति को बेचे जो पैसा प्राप्त करता है उसको हम कहते हैं राजस्व प्राप्ति। जैसे कि टैक्स लेकर सरकार पैसा प्राप्त करता है ना। तो ये हो गया राजस्व प्राप्ति। तो अब हम बात करेंगे पूंजीगत प्राप्ति क्या होता है। पूंजीगत प्राप्ति वो होता है जो सरकार क्या करता है, अपनी परिसंपत्तियों को बेचकर, ऋण लेकर या पूंजीगत अन्य तरीके से लेन देन करके जो प्राप्त करता है वो होता है आपका पूंजीगत प्राप्ति। उसी तरीके से राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय समझ लीजिए। राजस्व व्यय क्या हो जाएगा? सरकार जो अपने खर्चे पर व्यय करे। सरकार कौन कौन से खर्चों में? जैसे कि कल्याणकारी योजनाएं हो गया, सब्सिडी, पेंशन, भुगतान, जिससे सरकार जो पैसा आगे खर्च करेगा उस पैसे का उसको कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा, मतलब उस पैसा उसको वापस नहीं मिलेगा। और पूंजीगत व्यय क्या होता है? पूंजीगत व्यय सरकार जो अपने एसेट बनाने के लिए, पूंजी बनाने के लिए जहाँ पर व्यय करता है, जैसे कि सड़क निर्माण हो गया, उसका अस्पताल बनाना, स्कूल बनाना, हवाई अड्डा बनाना, जहाँ सरकार जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है और जिससे सरकार को बाद में कुछ पैसा भी प्राप्त होता है, तो होता है पूंजीगत व्यय, ठीक है। अब होता है राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा क्या होता है? यदि राजस्व प्राप्ति कम हो और राजस्व व्यय ज़्यादा है। घाटा कब होता है? जब खर्च ज़्यादा और प्राप्ति कम होता है ना। तो ये हो गया राजस्व घाटा। उसमें बस राजस्व जोड़ देना कि राजस्व जो प्राप्ति है वो कम रहता है, राजस्व व्यय ज़्यादा हो जाता है। और राजकोषीय घाटा क्या होता है कि जो कुल प्राप्ति है, अगर कुल प्राप्ति कम हो और कुल घाटा ज़्यादा हो गया, है ना, तो वहाँ पर राजकोषीय घाटा हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं ये बताया गया है टेबल में क्या क्या। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे कि
पहला बताया गया राजस्व प्राप्ति। तो राजस्व प्राप्ति में देखिए, राजस्व प्राप्ति में क्या होता है, केंद्र से भी प्राप्त होता है, राज्य से भी प्राप्त होता है। तो राजस्व प्राप्ति बताया गया है 1,41,000 करोड़ रुपए, है ना, जितनी भी राशि सब करोड़ में बताया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे केंद्र से प्राप्ति और यहाँ पर राज्य से राजस्व प्राप्ति, इस दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो इतना आएगा। तो अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। केंद्र से कितना बताया गया, पूंजीगत प्राप्ति बताया गया 24,100 करोड़ रुपए। तो कुल प्राप्ति में क्या होगा, इन सबको जोड़ दिया जाएगा। अब कुल प्राप्ति अनुमानित है 1,65,100 करोड़, है ना। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, एटलीस्ट कुल प्राप्ति कुल व्यय यही पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना है ना। इसको तो मैं समझाने के लिए आपको बता दिया ताकि आप कैलकुलेशन करके निकाल सको। अगर आपकी किस्मत खराब रहे तो पूछ दिया जाएगा, तो पूछ दिया जाएगा, लेकिन इन जनरल इसको नहीं पूछा जाता, ठीक है। फिर अगला है, उसी तरह से हम देखेंगे तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय और अग्रिम ऋण जो भी होगा ये बताया गया, और ओवरऑल कुल व्यय बताया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है ना। कुल व्यय कितना अनुमानित है, 1,65,000 करोड़। स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ा था ना कि ये जो बजट है 1,65,000 करोड़ का बजट है, तो ये चीज़ बताया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो राजस्व घाटा हुआ या फिर अधिक हुआ, तो राजस्व अधिक हुआ। कितना राजस्व अधिक हुआ, 2,800। और राजकोषीय घाटा कितना याद रखना है आपको, राजकोषीय घाटा 22,900, परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे तो 2.97%, ठीक है। तो ये टेबल में राजस्व राजकोषीय घाटा याद रखने लेना, कुल व्यय कुल प्राप्ति, ये एक दो पॉइंट ही आप याद रखना, ठीक है। अब अगला है राजकोषीय संकेतक। जैसे आप आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ते हैं तो कुछ इकोनॉमिकल डेटा आपको ध्यान में रखना होता है ना, उसी तरीके से बजट में जो इकोनॉमिकल डेटा है उसको थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बता दिए गए हैं प्रचलित मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। क्या होता है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, राज्य भूमि के अंतर्गत जो कुल प्रोडक्ट मतलब वस्तु या फिर सेवा उत्पादन किया जाता है उसका कुल मौद्रिक मूल्य, है ना। मतलब हमारे राज्य के अंतर्गत जितना भी वस्तु बनता है, सेवा बनता है, उसका जो कुल मूल्य होगा उसको राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो ये जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्य पर बताया गया है वो 2025-26 में बताया गया है कि बढ़कर कितना हो जाएगा, 6,35,918 करोड़ रुपए और 12% वृद्धि अनुमानित है। अगला है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय बताया गया कि 1,62,870 ये सालाना है ना, होने की उम्मीद है, जिसमें 9% अधिक की वृद्धि है, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय ध्यान रख लीजिएगा, पूछ दिया जाता है। उसके अलावा ये बताया गया है कि कृषि क्षेत्र में GSDP का योगदान कितना है, औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना है। तो कृषि क्षेत्र GSDP मतलब जैसे कि छत्तीसगढ़ जितना पैसा कमाता है ना, उसमें कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है ना। और उसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र का कितना योगदान है, और उसके बाद सर्विस क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है। तो इसमें बताया गया है 17%, 48%, 35%, ठीक है। आगे हम एग्जैक्टली देखेंगे, जैसे 17 लिखा है तो 16.8%, इसलिए अभी मैं आपको इसको स्किप कर रहा हूँ, उसको एग्जैक्टली जो डेटा है उसके साथ पढ़ाऊँगा मैं आपको आगे स्लाइड में। फिर अगला आपका यहाँ पर यह बताया गया कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का अपना राजस्व बिना नए कर लाए कर दरों में वृद्धि 11% बढ़ने का अनुमान है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कोई एक्स्ट्रा नया टैक्स नहीं लाया जा रहा है, उसके बावजूद भी जो है 11% जो है करों में वृद्धि का अनुमान बताया गया है। कुल राजस्व अधिशेष ये तो हमने टेबल में पढ़ लिया था, 2,804 करोड़ रुपए। राजकोषीय घाटा भी हमने पढ़ लिया था। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर हम बात करते हैं प्राप्तियाँ। तो प्राप्तियों के बारे में मैंने आपको बताया था। प्राप्तियाँ में भी अगर हम कैटेगराइजेशन करें तो कर राजस्व मतलब टैक्स से जो पैसा आता है, कर के अलावा जो अलग तरीके से पैसा आता है, केंद्र से प्राप्त में केंद्र से कितना सहायता अनुदान मिलता है, इसके अलावा केंद्र करों में जो राज्य का हिस्सा रहता है तो उसके बारे में भी बताया गया। जैसे सहायता अनुदान देखा जाए तो 15,000 करोड़ रुपए, राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व की जो हिस्सेदारी है वो 54,000 है ना। उसके अलावा बाकी जो है वो 22,000 रुपये है। तो ऐसे अलग अलग कैटेगराइज करके बता दिया गया। हालांकि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्राप्तियाँ में ये चीज़ देख सकते हो, प्राप्तियां मतलब जो सरकार को पैसा प्राप्त होता है उसमें सबसे ज़्यादा किसकी हिस्सेदारी है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है प्राप्तियों में आय प्राप्ति जो
आपका राजस्व प्राप्ति है ना वही है 85%, और आपका जो पूंजीगत प्राप्ति है वो 15%। तो राजस्व प्राप्ति यहाँ पर ज़्यादा है 85%, जबकि पूंजीगत जो है मात्र 15%। रुपया सबसे ज़्यादा कहाँ से आएगा? राजस्व का अपना, राज्य का अपना राजस्व यहाँ से 46% जो है रुपया आएगा। रुपया सबसे ज़्यादा कहाँ जा रहा है, मतलब खर्च कहाँ हो रहा है? सहायता एवं सब्सिडी अनुमान में। तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर अगला आपका कर प्रस्ताव, टैक्स से रिलेटेड क्या क्या प्रावधान है इस साल के बजट में, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि छोटे व्यापारियों को आने वाली चुनौतियों को पहचानते हुए और कर अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए ई वे बिल की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का निर्णय ले लिया गया है। राज्य सरकार छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करेगी और 10 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों में 25,000 तक की वैट देनदारियों को माफ करेगी। पेट्रोल भी 1 रुपये कम हो जाएगा, ये भी बताया जा रहा है। इसके अलावा ये बताया गया है कि उधारकर्ताओं के लिए ओटीएस मतलब वन टाइम सेटलमेंट एक बार में ख़त्म करो, ये सुविधा भी उपलब्ध है। अचल संपत्ति लेन देन पर, मतलब जो प्रॉपर्टी का जो लेन देन होता है उसमें स्टाम्प शुल्क पर उपकर मतलब सेस नहीं लगेगा, मतलब जो टैक्स पे और टैक्स लगता है ना वो सब नहीं लगेगा। अगला है प्रमुख घोषणाएं। प्रमुख घोषणाओं के बारे में जो मुख्य घोषणाएं हैं उसके संदर्भ में पूछ दिया जाता है कई बार कि बताइए इस वर्ष के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कितना प्रावधान किया गया है, आपका मनरेगा के लिए कितना जो पैसा है प्रावधानित है, ये पूछ दिया जाता है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है, और ये जो पीडीएफ है इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये पीडीएफ मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा। इसके अलावा अगर आप एडीओ के संदर्भ में देखेंगे तो एडीओ के लिए ये जो बजट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एडीओ के पैकेज में ये सब कुछ मिल जाएगा। और एडीओ का पैकेज आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में कंप्लीट पैकेज अवेलेबल है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 रुपये करोड़ का प्रावधान है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 8500 करोड़, महतारी वंदन योजना के लिए 5500 करोड़, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए 4500 करोड़, 5 HP तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 3500 करोड़, आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़। तो महतारी वंदन को याद रख लेना, थोड़ा हाईलाइटेड योजना है तो इसके लिए 5500 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है, वैसे अलग अलग बहुत सारा प्रावधान बताया गया है, सबको कितना पढ़ोगे, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, बाकी अगर आप पढ़ना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, पीडीएफ में आपको जो दे दूंगा वहाँ से आप पढ़ सकते हो। अगला है तेंदुपत्ता के लिए प्रति मानक बोरा 5500 रुपये का भुगतान करने के लिए 200 करोड़ रुपए अधिक का प्रावधान है। 17 और नालंदा पुस्तकालय खोले जाएंगे। 25 कॉलेजों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बदलने के लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान है। नया रायपुर में एक नए पावर सब स्टेशन का निर्माण किया जाएगा जिसके लिए 20 करोड़ का प्रावधान है। रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की एकीकृत खाद्य और औषधि प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी जिसके लिए 47 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ठीक है, तो जो प्रमुख योजनाएं हैं इसको आप कितना कितना प्रावधानित है ये याद रखना। राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना मनरेगा के लिए 2800 करोड़ का प्रावधान है। फसल बीमा योजना के लिए 738 करोड़ का प्रावधान है। अगर आप एडीओ की तैयारी कर रहे हैं ना तो इसको जैसे कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है इसको आपको याद रखना होगा, खासकर मनरेगा को। अगला है बजट में नई पहल, कौन कौन से नए योजनाओं को शामिल किया गया है इस वर्ष के बजट में, ये हम देखेंगे। तो पहला है मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना। ये जो मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना है वो स्पेशली दूरस्थ क्षेत्रों के लिए बस्तर और सरगुजा के लिए लाया जा रहा है। बस्तर और सरगुजा के ऐसे दूरस्थ क्षेत्र जहाँ पर मोबाइल कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ पर वीजीएफ के माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, मोबाइल टावर लगाया जाएगा। फिर अगला है आपका मुख्यमंत्री परिवहन योजना। इसके अंतर्गत जहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं है, ग्राम पंचायत से ब्लॉक और जिला स्तर तक सार्वजनिक परिवहन सेवाएं वहां पर दी जाएगी। फिर अगला आपका 500 नई सहकारी समितियों का गठन किए जाने का प्रावधान है। दालों और तिलहन की खरीद के लिए बजट में पहली बार प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए 500 करोड़ का प्रावधान है। नेशनल फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना ये रायपुर में की जाएगी। सभी ब्लॉक में सिकल सेल स्क्रीनिंग केंद्र की स्थापना का प्रावधान है। महानदी इंद्रावती और सीकासार
कोडार नदियों को जोड़ने के लिए सर्वेक्षण का प्रावधान है। नया रायपुर में मेडी सिटी, नया रायपुर में एजुकेशन सिटी, नया रायपुर में राष्ट्रीय शहरी प्रबंधन संस्थान, ये सब स्थापित किया जाएगा। सभी ग्राम पंचायत में यूपीआई डिजिटल जो भुगतान हम करते हैं ना, फ़ोन पे, गूगल पे इत्यादि चलाते हैं, तो यूपीआई के माध्यम से चलाते हैं, तो सभी ग्राम पंचायत में यूपीआई को बढ़ावा देने का भी प्रावधान है ताकि ऑनलाइन पेमेंट वगैरह वहाँ भी हो सके। आगे बढ़ते हैं। नया रायपुर में 200 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ वाइल्ड लाइफ वाटर टूरिज्म सुविधा विकसित करने के लिए भी प्रावधान किया गया है। रायपुर दुर्ग मेट्रो लाइन स्थापना करने के लिए प्रावधान है कि इसका सर्वेक्षण किया जाए। पत्रकार सम्मान निधि को दोगुनी कर दिया जाए, इसका प्रावधान है। भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, डिजिटल फसल सर्वेक्षण इत्यादि के लिए प्रावधान है। तो ये जो 10 नवीन हाईलाइटेड योजना है जिसका घोषणा की गई है, मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना, मुख्यमंत्री परिवहन योजना, मुख्यमंत्री बाईपास एंड रिंग रोड योजना, मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना, मुख्यमंत्री गवर्नेंस फेलोशिप, सियान केयर योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, अटल सिंचाई योजना और छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के साथ छात्र कौशल कार्यक्रम और वित्तीय निवेश योजना, इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। बजट में महत्वपूर्ण बातें। पूंजीगत व्यय को बढ़ाने का प्रावधान है। कुनकुरी जिला जसपुर में नया मेडिकल कॉलेज छोड़ा जाएगा, तो ये कुछ तो इतना महत्वपूर्ण है नहीं। रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती जल्दी की जाएगी, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। स्कूल और कॉलेज में शैक्षिक कर्मचारियों की भर्ती का जो पहला चरण है, इसको हो सकता है लागू कर दिया जाए जल्दी से जल्दी। पिछले वर्ष की तुलना में उद्योग विभाग का जो बजट है वो 3 गुना बढ़ा दिया गया है। बस्तर और सरगुजा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे नीति अपनाई जाएगी। रामलला दर्शन और तीर्थ यात्रा योजना के लिए भी प्रावधान है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है, जो हाईलाइट मैंने किया, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। बलरामपुर और राजनांदगांव में नया प्रयास संस्थान स्थापना का प्रावधान है। बस्तर ओलंपिक, बस्तर मड़ाई, बस्तर मैराथन, नया रायपुर और रायपुर में गोल्फ टूर्नामेंट आदि के लिए भी प्रावधान किया गया कि विकास किया जाए। फिर है आपका पीएम सूर्य योजना, इसको तो हमने पढ़ लिया। पीएम किसान योजना भी अब पढ़ लिया। छत्तीसगढ़ विकास और स्थिरता को उसकी स्थापना किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के डीए में 53% की वृद्धि करने का प्रावधान है। ठीक है, तो ये जितने भी नवीन पहल है, इसको भी जो भी हमने पढ़ा इसी का ही ये क्या है, ओवरव्यू तरीके से एक बना दिया गया है। अगला है, चलिए, तो ये तो हमने देख लिया था गुड गवर्नेंस के अंतर्गत क्या क्या काम किया जाएगा। तो इसमें कुछ कुछ और इम्पोर्टेंट हम बात कर लेते हैं, जैसे कि गुड गवर्नेंस के अंतर्गत फाइल के ऑनलाइन निपटान के लिए ई फाइल प्रणाली का कार्यान्वयन किया जाएगा। ई फाइल प्रणाली का क्या मतलब है, जैसे आप सरकारी विभाग में कोई भी काम करवाते हैं तो सुने होंगे आपने लाल फीता स्याही, मतलब जो है आपका काम बहुत स्लो होता है, तो वो जो चीज़ है वो ऑनलाइन कर दिया जाएगा। ई फाइल प्रणाली का कार्यान्वयन करे जाने का प्रावधान है गुड गवर्नेंस के अंतर्गत। उसी तरीके से ऑनलाइन खनिज प्रबंधन प्रणाली, खनिज ऑनलाइन 2.0 का उन्नयन करा जाएगा। सार्वजनिक खरीद के लिए GEM पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। अचल संपत्ति बिक्री खरीद का फेसलेस और पेपरलेस पंजीकरण किया जाएगा। ये सब कुछ जो है गुड गवर्नेंस के अंतर्गत बताया गया। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये बताया गया कि कौन कौन से विभाग में हम कितना कितना पैसा डालेंगे। अब हालांकि ये सब के बारे में कितना याद रखोगे, इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि कितना कितना पैसा, ये ध्यान रखोगे। अगला है आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ, आई फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो यहाँ पर ये हमने पढ़ लिया था कि उद्योग विभाग का बजट 3 गुना अधिक है। रोजगार मूलक औद्योगिक नीति पर ध्यान दिया जाएगा। इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ प्रोग्राम का क्रियान्वयन किया जाएगा। अग्निवीर एवं आत्मसमर्पित नक्सलियों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। और कोर क्षेत्र के अलावा सेवा क्षेत्र, सर्विस क्षेत्र में भी ध्यान दिया जाएगा। न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को बढ़ावा, तो ये सब कुछ जो है टेक्नोलॉजी क्षेत्र से संबंधित काम किया जाएगा। प्रमुख विभागों के बजट में वृद्धि, ये क्या चीज़ है, जो पिछले साल बजट आया था और इस साल बजट आया है, उसमें अगर देखेंगे तो विभाग वाइज सबसे ज़्यादा किस में वृद्धि देखा गया। तो यहाँ पर वाणिज्य उद्योग विभाग में 119% वृद्धि दिया गया। सबको याद रखने की जरूरत नहीं है, जो सबसे ऊपर है सबसे ज़्यादा है, इसी को ध्यान में रख लीजिएगा। अब अगला है प्रमुख विभागों का आवंटन। तो ये थोड़ा सा ये ध्यान रख लेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन से विभाग में पैसा खर्चा किया जा सकता है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो स्कूल शिक्षा विभाग में ही सबसे ज़्यादा बताया गया है, 22,300
56 करोड़। तो इस तरीके से कृषि में कितना किया जाएगा और पंचायत एवं ग्रामीण विकास में कितना जाएगा किया जाएगा, ये सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। सबसे ज़्यादा आप एटलीस्ट ध्यान रखना है ना। मुख्य विभागों का बजट में हिस्सा अगर हम देखेंगे परसेंटेज वाइज, तो स्कूल शिक्षा का 12%, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए 10%, कृषि एवं कृषि विकास एवं किसान कल्याण के लिए 8%। प्रमुख घोषणाएं अगर हम बात करें क्षेत्रवार, तो इसमें एक कैटेगराइजेशन कर दिया है, हमने सब कुछ पढ़ लिया है ना। उसके बाद क्या किया गया है, जैसे शिक्षा क्षेत्र एक अलग से कैटेगरी बनाकर बजट में ये बता दिया गया कि शिक्षा के लिए हमने क्या क्या काम किया। जैसे कि रायपुर में एजुसिटी, दिव्यांग के लिए शैक्षणिक संस्थान बनाया जाएगा, और इसमें क्या क्या बताया गया, IITI का आधुनिकीकरण किया जाएगा। तो शिक्षा क्षेत्र में क्या क्या काम किया जाएगा अलग से कैटेगराइजेशन करके बता दिया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए इतना प्रावधान है। उसके बाद अगर देखेंगे तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 186 करोड़ का प्रावधान है। तो अलग से ये बता दिया गया। महिला एवं बाल विकास क्षेत्र में महतारी वंदन योजना का थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, ये कुछ कुछ जो हाईलाइटेड है ना, इसी को आप याद रखेंगे, सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला है जनजातीय क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता के लिए 200 करोड़ का प्रावधान है, 220 करोड़ का प्रावधान है। और यहाँ पर पाम ऑयल की खेती के लिए 25 करोड़ का। उसके बाद प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए 50 करोड़ का। तो ये कुछ कुछ ऐसे योजना है जो जनजाति से संबंधित है। अगला है ऊर्जा विभाग। तो ऊर्जा विभाग में तो हमने लगभग सब पढ़ लिया। कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली के लिए कितना प्रावधान है, ये सब कुछ हमने लगभग पढ़ लिया। आगे बढ़ जाते हैं। फिर आपका ग्रामीण विकास, कृषि, अगर आप ADO की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इन सबको अच्छे से ध्यान में रखना। जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 845 करोड़, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 119 करोड़। कृषि में अगर हम ध्यान देंगे तो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण के लिए 600 करोड़। तो ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। पर्यटन के लिए अगर आप देखेंगे तो जसपुर में एडवेंचर टूरिज्म का विकास किया जाएगा, जसपुर पर्यटन सर्किल का विकास किया जाएगा, सिंधु दर्शन कैलाश मानसरोवर यात्रा कराया जाएगा, CM तीर्थ दर्शन योजना के लिए 15 करोड़ का प्रावधान है। जिला बलौदा बाजार भाटापारा के भंडारपुर में गुरुद्वारे के निर्माण का प्रावधान है। तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान कीमतों पर GSDP की वृद्धि। तो GSDP में तो हमने देख लिया था कि 12% वृद्धि का अनुमान है, लगभग 6,35,919 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। अब यहाँ पर बताया गया है स्थिर मूल्य पर आर्थिक स्थिति, मतलब जो वृद्धि है वो बताया गया है। और यहाँ पर जो नीला कलर में है वो इंडिया का है और येलो कलर में वो छत्तीसगढ़ का है। तो यहाँ पर आर्थिक वृद्धि बताया गया इंडिया का 6.4%, छत्तीसगढ़ का 7.5%। और अगर हम देखेंगे क्षेत्र वाइज वृद्धि, तो कृषि क्षेत्र का बताया गया है, छत्तीसगढ़ पढ़ा देता हूँ मैं, 5.3%, और उद्योग क्षेत्र का 6.9%, सर्विस क्षेत्र का 8.5%। ठीक है। अब क्षेत्रीय योगदान हम देखेंगे तो क्षेत्रीय योगदान मतलब GDP में, जैसे कि कृषि क्षेत्र का कितना योगदान, उद्योग क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का कितना कितना अनुमानित है। तो ये इंडिया का होगा, ये छत्तीसगढ़ का हो गया। तो कृषि क्षेत्र में कितना GSDP में अनुमान है योगदान, 16.8%, उद्योग क्षेत्र में 47.9%, और सेवा क्षेत्र में 35.30%। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि इंडिया में अगर आप देखेंगे तो 2,01,62, और ग्रोथ है 8.6%। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 1,62,870, ग्रोथ है 9.37%। तो इस तरीके से प्रति व्यक्ति आय वृद्धि अनुमानित बताया गया। तो जो भी बजट का एक एक पॉइंट है सब कुछ मैंने आपको पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।